हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और इलेक्ट्रोस्कोप पोर्शन के बारे में, राइट। आज अपन पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। यस, कूलॉम्स लॉ, जहाँ से एक्चुअल न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होता है। अब देखो, अगर बात करें अपन चार्ज्ड बॉडीज़ की, मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, तो आपको अच्छे से पता है इन दोनों के बीच क्या लगने वाला है भाई साहब, फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर ये जैसा इनका नेचर होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स कितना लगेगा, है ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा उस फोर्स का, ये डिसाइड होता है कूलॉम्स लॉ से। कैसे डिसाइड होता है? कूलॉम्स लॉ से डिसाइड होता है। अब कूलॉम्स साहब ने कहीं ना कहीं न्यूटन बाबा को देखा, तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला था, F = G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन बाबा बोल के गए थे, याद है ना आपको? क्या बोला था उन्होंने? अगर एक मास m1 है, दूसरा मास m2, डिस्टेंस उनके बीच की r है, तो फोर्स लगेगा कैसा, ऐसा, कितना, F = G m1m2 बाई आर स्क्वायर। न्यूटन बाबा ने बोल दिया। कूलॉम साहब ने देखा, चीटिंग कर ली बढ़िया एकदम, और चीटिंग करी एकदम, बिल्कुल सटीक बैठ गई चीटिंग, काम चल रहा है। तो कूलॉम साहब ने जो फोर्स दिया है वो कहीं ना कहीं इसी फोर्स का जो फार्मूला है उसको बिल्कुल रिलेट करता है। कैसे? देखिए क्या बोला उन्होंने, कूलॉम साहब ने अपने लॉ में क्या बोला। उन्होंने कहा, अगर 2 पॉइंट चार्ज्ड बॉडीज हैं इन स्टैटिक कंडीशन, क्या बोला? स्टैटिक कंडीशन, यस, मूविंग कंडीशन नहीं। अगर मूविंग कंडीशन होता है तो वहाँ पर और भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर फिर कूलॉम्स लॉ पूरा मतलब वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम कंडीशन मेंशन कर रहे हैं स्टैटिक कंडीशन। तो इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान में रहे, पॉइंट चार्ज के लिए ही लॉ बनाया गया है, ध्यान में रहे। तो इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस इन स्टैटिक कंडीशन सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस आर, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्योंकि इसमें तो दोनों होते हैं, अपने ग्रेविटेशन में क्या थे, सिर्फ अट्रैक्शन थे, यहाँ पर हम दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे, या फिर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इज दिस two sentences are not very similar to the Newton's law of gravitation? है ना सिमिलर, एकदम बिल्कुल वही बात उन्होंने बोली थी मास के लिए। यहाँ पर मास की बजाय क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट को जरा कंबाइन कर दीजिए, यही तो मिलेगा। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो मैनेज करने के लिए डायमेंशंस को एंड वैल्यूज़ को हमने कांस्टेंट इमेजिन कर लिया k, बाद में उसकी कांस्टेंट k की वैल्यू निकाली जाएगी, जैसा चार्ज की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन होगी भाई, क्यू की वैल्यू जैसी डिफाइन होगी, कूलॉम वगैरह, उसके हिसाब से क्या निकाला जाएगा, के निकाल दिया जाएगा। तो जब के निकाला गया तो के की वैल्यू आई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर कहाँ से आया? देखिए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये आर की यूनिट क्या होगी, मीटर, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, ये कूलॉम कूलॉम स्क्वायर हो गया, डिवाइड में जाएगा कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। सही बात। तो ये हो तो होगी भाई साहब के की यूनिट की बात, और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या नाम बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ध्यान में रखना आपको, है ना, या फिर कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए बिकॉज स्टैटिक कंडीशन की बात हो रही, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की पूरी बात हो रही, तो वो जो कांस्टेंट है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल दिया गया, और इस फोर्स को अपन बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि लॉ क्या है, और के की वैल्यू, ये जो आई, ये किसके लिए आई, ये आई वैक्यूम या फिर एयर के लिए कह सकते हैं, मतलब एयर और वैक्यूम के लिए सेम ही होती है ऑलमोस्ट। पाया ये गया कि ये जो के की वैल्यू है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है।
क्या होती है बेटा, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। मतलब अगर इन दो चार्ज्ड बॉडीज़ के बीच अगर कोई मीडियम दूसरा होगा तो उनके बीच फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, तो फोर्स चेंज हुआ तो मतलब क्या चेंज हुआ, के की वैल्यू चेंज हो गई। क्या चेंज हो गया, के की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब इस के को हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 समथिंग लाइक दिस, टेढ़ा मेढ़ा ई और बना के जीरो नीचे लगा दिया। अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा बनाया है ना मैंने, ये चीज़, इसको पढ़ते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरा एप्सिलॉन है और बाकी जो जीरो लगा हुआ नीचे इसको नॉट पढ़ देते हैं, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब इस के को, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 थी, उसको हमने क्या लिख दिया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है। अब जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम कह लीजिए। एयर के लिए भी वही बात बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट ही बोलते हैं। मतलब एयर हो, फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, बात एक ही समझना है। हालांकि एयर के लिए थोड़ा सा चेंज होता है मामला, लेकिन हम लोग वही मान लेते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज रहता है। तो कंसीडर क्या हो जाता है बेटा, फ्री स्पेस वाला ही कंसीडर हो जाता है। अब यहाँ पर इसको जो परमिटिविटी बोला जा रहा है, इसका क्या मतलब है। परमिटिविटी का मतलब ये है कि कितना ये परमिट कर रहा है किसी फोर्स को लगने के लिए दूसरे चार्ज्ड बॉडीज़ के ऊपर किसी एक चार्ज की वजह से। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, तो इसके बीच मीडियम कैसा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, और वो डिपेंड होगा इसकी वैल्यू से, इसकी वैल्यू क्या है ना। अलग अलग मीडियम के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर मामला चेंज होता रहेगा, ये वैल्यू क्या होती रहेगी, पूरी की पूरी चेंज होती रहेगी। अभी जो मैंने लिखा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए लिखा है बेटा, फ्री स्पेस के लिए, या फिर कह लीजिए वैक्यूम के लिए, एयर के लिए। तो अगर k की वैल्यू जैसा कि मैंने बोला 9 इंटू 10⁻9 है, तो उस हिसाब से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.85 10⁻⁻12। अब जैसा कि आपको पता है, इसकी यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी माय डियर, यानी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान में रहिए, सिंप्लिसिटी के लिए फार्मूला लिखा गया है, क्योंकि यही कांस्टेंट बार बार अब आगे यूज़ होने वाला है। क्योंकि हमको देखो पढ़ना क्या है बच्चों, हमको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है वही एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना। मैं आगे और इसको समझाऊंगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट को एक बार मैं और थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद कर सकते हैं, एक तरीके से मैं कहूँगा कि इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर सिर्फ सिंपली एप्सिलॉन लिखा जाए, नॉट नहीं लिखा जाए, तो उसको बोला जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी अब फ्री स्पेस की बात नहीं हो रही। नॉट सिंबल वहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, एयर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर वैक्यूम को कह सकते हैं। वही फ्री स्पेस वैक्यूम, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर सिंपली एप्सिलॉन लिखा हुआ है, उसका मतलब हम लोग किसी मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। तब वहाँ पर वो वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 नहीं होगी, तो कुछ टाइम से वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, एक का नाम Q1, दूसरे का नाम Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस r, ठीक है, और फोर्स लग रहा है K 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। K नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना। ये फोर्स है F नॉट। F नॉट का मतलब यहाँ पर क्या, अभी अपन ने कोई सा मीडियम इसके बीच में नहीं रखा है। जैसे कि मैंने बताया, अगर इसके बीच में कोई मीडियम रहेगा तो वही फोर्स जो लग रहा था वो बदल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई मीडियम आ गया, क्या आ गया बच्चों, कोई सा मीडियम आ गया। अब जैसे ही मीडियम आया, डिस्टेंस सब कुछ वही है, चार्ज वही है, डिस्टेंस वही, सब कुछ वही है, तो नया फोर्स बन गया, मान लेते हैं FM, फोर्स इन मीडियम। तो अब ये वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब रिलेटिवली फोर्स में कितना चेंज हुआ वो डिसाइड होगा इस कांस्टेंट की जो चेंजिंग हुई है रिलेटिवली। तो
तो उसको हमने नाम दिया एक रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या नाम दिया हमने? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि रिलेटिवली ये वैल्यू कितनी चेंज हो रही है उसके हिसाब से रिलेटिवली फोर्स चेंज होगा। तो अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें रिलेटिवली कितनी चेंज हुई है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दोनों फोर्सेस को। जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये वाला पूरा हिस्सा खत्म, ये वाला खत्म, 4 पाई, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन ऊपर एप्सिलॉन नॉट नीचे। तो ये आ गया हमारा कितना रिलेटिवली चेंज हुआ है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी किसके लिए डिफाइन हो रही है? मीडियम के लिए डिफाइन हो रही है माय डियर। जब मीडियम होगा तभी रिलेटिव की बात होगी ना, अगर सिर्फ वैक्यूम ही होगा तो रिलेटिव की बात होगी ही नहीं वहाँ पर। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये हो गया भाई साहब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमने एक नया सिंबल दे दिया एप्सिलॉन आर या फिर के दे दिया, कैपिटल के। पहले जो के था ना 9 × 10⁹ वाला स्मॉल के था वो, ठीक है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नाम दिया जाता है। अब डाइलेक्ट्रिक क्यों नाम देते हैं ये आप जानेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल के लिए नाम दोनों एक जगह पर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आ जाएगा कहीं कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पर। बाकी डाइलेक्ट्रिक वर्ड क्यों आया है ये अगले चैप्टर में आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान में इसका नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन में कहीं आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज़ ना हो वहाँ पर ये क्या दे दिया गया है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ही दी जाएगी, वही चीज़ होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? कुछ नहीं होगा, ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये क्या है, दोनों रेशियो निकाल रहे हैं हम ना। क्या निकाल रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं भाई। ये भी परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, इसकी भी यूनिट वही है, उसकी भी यूनिट वही है, तो एप्सिलॉन और के की यूनिट कुछ नहीं होगी। अगर इस तरीके से अगर अपन देखना चाहें एक चीज़, यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर कोई सा मीडियम है, यहाँ पर हमने फोर्स निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ पर निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। अगर मैं कहूँ कि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन और क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई साहब वैक्यूम का जो है एप्सिलॉन वो पुट कर दीजिए, तो वो है एप्सिलॉन नॉट, और अगेन वैक्यूम का तो क्या आ गया, 1 आ गया। यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 1, जो कि एयर के लिए भी हम कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। एयर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि होता है 1.0005 के अप्रॉक्स, लेकिन हम लोग कंसिडर क्या कर लेते हैं बच्चों, 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और बात करें वही वाटर की, तो ये अप्रॉक्सीमेट 80 के आसपास होता है वाटर के लिए। तो ऐसे अलग अलग मीडियम के लिए बच्चों जो है रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो अलग अलग होती है। तो आप ध्यान में नहीं रखना, आपको ये वैल्यू मतलब याद नहीं करनी है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, जिसका क्या मतलब निकलता है, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि Q1 और Q2 के बीच एक ऐसा मीडियम रख दिया गया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 80 है। इसका यही मतलब निकलता है कि जो उनके बीच फोर्स लग रहा था वो पहले की रिस्पेक्ट में रिलेटिवली जो चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ, 80 टाइम्स चेंज हुआ, यानी 80 टाइम्स कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है। डिवाइड में जाएगा ना मामला पूरा। देखो ये है एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन और इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन और इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये 80 है तो ये 80 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा ना, तो यानी 80 टाइम्स फोर्स क्या हो गया, कम हो गया है। आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ के इन CGS सिस्टम। देखो बच्चों, जो पहला लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज का जो CGS सिस्टम में यूनिट होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान में होगा। तो CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या बताई थी बेटा, जो 1 कूलॉम होता है इज इक्वल टू कितना बताया था मैंने, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ यूनिट या फिर स्टैट कूलॉम कह लीजिए। तो के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको CGS सिस्टम में कैलकुलेट करना है। तो देखिए इधर ये हो गई, न्यूटन का मतलब क्या है, 10⁵ डायन। हाँ भाई वही डायन मत कह देना यार, है ना, थोड़ा इज्जत रख लो न्यूटन बाबा की।
मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर कर दीजिए बिना किसी दिक्कत के। अच्छा कूलॉम है, नीचे डिवाइड में से डिवाइड लगा दिया मैंने। एक कूलॉम में कितना होता है 3 × 10⁹ ESU, उसका स्क्वायर किया हुआ स्क्वायर कर दीजिए। आई थिंक इतना आपको करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ध्यान से 9 है, 9 5 14 और यहाँ पर 4 0 निकलेंगे ना भाई, 100 का स्क्वायर करेंगे 4 0 निकल कर आएगा 14, और जब इतना है सबको जोड़ जाड़ लो भाई अपने हिसाब से यार, मतलब मैं क्या ही जोड़ूँ अब, 9 हो गया ये, चलो ठीक है मैं ही कर देता हूँ यार। 9 5 14, 14 4 18, देखो मेरा अच्छा कितना अच्छा कैलकुलेशन है। और यहाँ पर था डाइन और यहाँ पर था सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे देखो ध्यान से 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 9 है उसका स्क्वायर करेंगे अगेन 18 और ESU का स्क्वायर, तो आ गया बच्चों सब कुछ कट पिट के 1, कितना आ गया 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। ये किसके इक्वल आया है, ये चीज़ की इक्वल। तो जो कांस्टेंट K है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, SI सिस्टम में, वही CGS सिस्टम में कितना होता है 1 यूनिट होता है, यानी 1 यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। समझ में आ गई बात बच्चों? आई होप अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें यार। मतलब क्या ये वैल्यू याद है, वो वैल्यू याद है, सारी पुट करनी, सॉल्व कर देना, बस खत्म बात। अब अपन बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यस, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ माय डियर। देखो बच्चों वेक्टर फॉर्म के बारे में भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा है Q1, इस पर रखा हुआ है Q2। अब भाई साहब देखो जो Q1 और Q2 इनके बीच क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, अट्रैक्शन रिपल्सन जैसा भी लगेगा। मान लेते हैं दोनों सेम नेचर के हैं, अभी फिलहाल में मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं। अब देखो कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फोर्स दिखाना है अपने को, डायरेक्शन दिखानी है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए मेरे को मानना तो पड़ेगा ही भाई साहब, एक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं मान ले रहा हूँ दोनों अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव हैं। चलिए, तो जो पहली पोजीशन है इसके लिए पोजीशन वेक्टर डिफाइन होगा ओरिजिन से, कि इस पॉइंट की क्या पोजीशन, किधर है वो पॉइंट। तो हमने बोला वो R1 डिस्टेंस पर इधर है वो पॉइंट, इधर इधर, ठीक। दूसरा हमने बोला R2 डिस्टेंस पर इधर है ये पॉइंट, ठीक। इतनी बात क्लियर। दोनों पोजीशन को अपन ने डिफाइन कर दिया, ये R1 है और ये R2 है। अब देखो जो R1 और R2 के बीच में जो गैप है ना, उसकी वैल्यू है कुछ R, कितनी है उसकी वैल्यू R है, मैग्नीट्यूड कितना R है। बात करें अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के गैप की, तो उनके बीच में जो गैप होता है विद डायरेक्शन, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये आप अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। लाइक दो पॉइंट इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट को मिला दो सीधे, जिस डायरेक्शन में आप मूव करो, जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हो उस डायरेक्शन को काउंट कर लो, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर आप 1 से 2 में जा रहे हैं तो आप लिख देंगे सिंपली कि भाई आप किधर गए, 2 में गए ना, तो R21 वेक्टर बोल देंगे उसको। अब R21 वेक्टर का मतलब यही हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया हमारा, जो हम 1 से 2 में गए थे, इस तरफ वाला, ठीक है। अब यार यहाँ दिखाऊं कैसे, इस तरफ वाला, ठीक। अगर आप 2 से 1 में जाएंगे तो फाइनल पोजीशन क्या है बच्चों, 1 है, और इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी, 2 थी। 2 से आप 1 में गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो R1 माइनस R2 ये क्या दे देगा आपको, R12 दे देगा। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, बहुत ही अच्छे से, कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है ना, सही बात है, पता ही है आपको। तो R21 की डायरेक्शन है R21 और मैग्नीट्यूड है R। R12 की डायरेक्शन है R12 और मैग्नीट्यूड तो वही है R, दोनों के लिए वही मैग्नीट्यूड है, दोनों के लिए वही डिस्प्लेसमेंट है। तो डायरेक्शन क्या है दोनों की, जस्ट अपोजिट है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या जस्ट अपोजिट है। तो कहने का मतलब मेरा हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। डायग्राम से आप देख सकते हैं चीज़, क्योंकि दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। यहाँ तक मामला क्लियर। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देखिए फोर्स ऑन 1 जो होगा ड्यू टू 2 जो होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। क्या बोला मैंने, ड्यू टू 2 ऑन 1, ये वाला इसको धक्का मारेगा, इधर जाएगी ना फोर्स, ये हुआ F12। अब F12 का लिखने का मतलब क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R², यही लिखेंगे। अब बात आती लास्ट में डायरेक्शन की, यार डायरेक्शन क्या लिखी जाए? तो डायरेक्शन देखो बेटा, F12 किधर है, इधर है, ठीक है, और डायरेक्शन भी इधर ही लेनी है आपको। इधर वाली डायरेक्शन का मतलब R12 वाली डायरेक्शन लेनी है। कौन सी डायरेक्शन लेनी है आपको, R12 वाली। तो R12 वाली डायरेक्शन ये है, R12 माइनस नहीं लगाना है, डायरेक्शन लेनी है उसकी। अभी माइनस प्लस अभी डिसाइड कर लेंगे बाद में। अगर अब दूसरे वाले चार्ज पर बात करें तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 1 वाला इसको धक्का मारेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने केस लिया था, तो इधर जाएगा फोर्स। सही बात। कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2, चार्ज तो वही, डिस्टेंस वही है, डायरेक्शन चेंज कर देनी है आपको। क्या कर देनी, चेंज, डायरेक्शन चेंज कर देनी है। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर R12 यहाँ पर R21 है, बाकी पूरी वैल्यू दोनों में सेम है, यानी जो दोनों फोर्स लग रहे हैं ना वो दोनों इक्वल हैं, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। क्या अपोजिट है बेटा, डायरेक्शन। यानी अगर इक्वेशन 1 आप इसे माने, इक्वेशन 2 माने, और इसको भी कुछ इक्वेशन मान लीजिए आप, ए इक्वेशन मान लीजिए, तो इन तीनों को अगर आप देखें ध्यान से तो हम ये कह सकते हैं F12 इज इक्वल टू F21। अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो वो हो गया यहाँ तक, दोनों चार्ज पे फोर्स दिखा दिया आपने, दैट इज़ ऑल एनफ। लेकिन इन दोनों से एक और भी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट अपने को बात मिलती है, वो ये है कि दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट शोज दैट कूलॉम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कोई तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइट माय डियर, समझ में आ गई बात? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ। रिगार्डिंग कूलॉम्स लॉ सुनिए ध्यान से। पहली बात, कूलॉम्स लॉ जो है ना बेटा, वो पॉइंट चार्ज स्टैटिक कंडीशन, ध्यान में रखिएगा इस बात को, बता चुका हूँ पहले भी लेकिन फिर से बता रहा हूँ एक बार। पॉइंट चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन के लिए लगाया जाता है, पॉइंट चार्ज एंड स्टैटिक कंडीशन प्लीज। दूसरी बात जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, कूलॉम्स लॉ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और बातें जो आपको ध्यान में रखने वाली हैं, तो ठीक है ना, अगर दो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है किसी थर्ड चार्ज बॉडी के आने से नहीं फर्क पड़ेगा। लाइक इसके आ जाने से इनके बीच फोर्स लगने लग जाएगा, इनके बीच फोर्स लगने लग जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ कीप इन माइंड। यानी जो कूलॉम्स लॉ है वो टू बॉडी इंट्रैक्शन को दिखाता है, ठीक है, टू बॉडी इंट्रैक्शन को दिखाता है। और दूसरा कह सकते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर है, लाइक उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कंजर्वेटिव भी आप इसको यहाँ पर इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये कहते हैं ना अपन, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये किसको फॉलो करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है, बता ही दिया आपको भी अभी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब सी है, बाकी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी बोल तो रहा हूँ मैं चिल्ला चिल्ला के, है ना, वो तो आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा, आई होप, तोतला तो नहीं हूँ। हाँ, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ अलग बात है। अगर हम चाहें कंपैरिजन करना है एक छोटा सा, लाइक कूलॉम्स फोर्स के बारे में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सिमिलरिटीज़ हमने देखी। अगर हम देखें सिमिलरिटीज़ की, F इज इक्वल टू G/m1/m2 डिवाइड बाई r², ये ग्रेविटेशनल के रिगार्डिंग जो फोर्स दिया गया था, ग्रेविटी के रिगार्डिंग, है ना, न्यूटन बाबा ने जो दिया था। और वहीं बात करें F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई r², जहाँ पर K की वैल्यू वही, अगर वैक्यूम के लिए बात हो रही 9 × 10⁹ विद SI यूनिट। तो ये चीज़ तो बड़ा सिमिलर सी लगती है, लेकिन अगर हम और थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहें इनके बीच, तो देखिए क्या क्या दिखता है हमको। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, आप तो अच्छे से जानते ही हैं, है ना। दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, उनमें रिपल्सन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई साहब, सिंपल सा सादा सा फोर्स है, हम तो भाई अपन अट्रैक्ट ही करेंगे, कुछ भी कर लो आप। लेकिन वहीं बात करें अगर हम लोग कूलॉम्स फोर्स की, तो ये अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों है, सही बात। हाँ, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है। यहाँ पर एक सिमिलैरिटी है, एक सिमिलरिटी है। जो कांस्टेंट कैपिटल G है ना यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है इसको, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। यानी दो ऑब्जेक्ट अगर m1 और m2 रखे हैं, उनके बीच में कोई सा भी मीडियम क्यों ना आ जाए, उससे G के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर K की वैल्यू के ऊपर फर्क पे फर्क, फर्क पे फर्क, मीडियम चेंज हुआ, K की वैल्यू चेंज हुई। तो ये भी एक डिफरेंस है कि मीडियम के नेचर के ऊपर जो है कूलॉम्स फोर्स डिपेंड करता है, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि G की वैल्यू वहाँ पर नहीं बदलती है। इतनी बात समझ में? आगे सुनिए। अगर बात करें स्ट्रॉन्गरनेस की, मतलब कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये बहुत ही वीक फोर्स है, एक्चुअली ये वीकेस्ट फोर्स है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मच 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 स्ट्रॉन्गर है। इसका एक छोटा सा कंपैरिजन देख सकते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हो, एक और इलेक्ट्रॉन हो, उनके बीच हम लोग निकालना चाहें ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, और वही इलेक्ट्रॉन और वही इलेक्ट्रॉन के बीच निकालना चाहें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस, लेट दिस बी x, तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस विल कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴3। कितना आएगा बच्चों? 10⁻⁴3। अरे भाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। यस, सही समझा आपने, 10⁻⁴3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है भाई साहब नेचर का, तो इतना फील नहीं होता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो समझ में आई बात बच्चों? तो इस तरीके से हम एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलॉम्स फोर्स, जो कूलॉम्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके लिए लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, समझिए बात को ज़रा। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि जो कूलॉम्स फोर्स है वो टू बॉडी इंट्रैक्शन फोर्स है, यानी दो चार्ज बॉडीज़ के बीच कैसे इंट्रैक्शन होना है उसको डिफाइन करता है, राइट। कहने का मतलब क्या, फिर से सुनो एक बार यार, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, बहुत सारे चार्जेस हैं। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इनके प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं टू बॉडी इंट्रैक्शन। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इसके प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कहने का मतलब फिर से ये हुआ कि अगर दो चार्ज बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय अदर चार्ज बॉडीज का प्रेजेंस नहीं है, आप यही एज्यूम करके कैलकुलेट करेंगे, यानी इनसे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी वजह से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो हुआ बात। अब ये स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में, ये कहता है अगर मान लो कोई चार्ज है, उसका नाम है क्यू नॉट, क्या नाम है उसका, क्यू नॉट, और वो किसी भीड़ वाले इलाके में पहुंच गया भाई साहब, जहां पर बिल्कुल Q1 Q2 Q3 Q4 सारे बैठे पड़े हैं। लाइक इधर Q1 है, हेलो हाय कर रहा है, इधर से Q2 है, इधर से Q3 है, इधर से Q4 है। यार क्यू नॉट तो परेशान, मैं कहाँ गया, इधर Q1 है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Qn तक हैं। अब वो n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी है, n तक है मान लेते हैं। अब देखो ये Q1 भाई साहब क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, मान लेते हैं सारे एक नेचर के हैं, इधर लग गया फोर्स, किसने लगाया, 1 ने लगाया, किसके ऊपर लगाया, 0 के ऊपर लगाया, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 0 ड्यू टू 1, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 0 ड्यू टू 2, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 0 ड्यू टू 4, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 3 ड्यू टू 0 ड्यू टू 3, है ना, ऐसे ऐसे लग रहा है फोर्स, ठीक है ना, इधर लग गया, और इधर Q1 लगा दिया इधर से, अबे सब नहीं फोर्स लगा दिया यार, सारी वेक्टर क्वांटिटी से ध्यान में, डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ। तब ये सारे फोर्स लग गए यार अलग अलग डायरेक्शन में। कैसे लगाया हमने फोर्स, वही दो चार्ज बॉडीज को एट ए टाइम काउंट किया और हमने जैसा फोर्स लगा दिखा दिया, भाई इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लगेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड किया जाता है, डायरेक्शन के साथ ऐड किया जाता है। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी 0(1) प्लस F02 प्लस F03 प्लस N(1) प्लस F0n। ये रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाल लिया। यही है सुपरपोजिशन, कि जो अदर चार्जेज की वजह से फोर्स लगेगा ना किसी बॉडी के ऊपर, किसी चार्ज के ऊपर जिसके ऊपर आप फोकस, जिसको ऊपर आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, दैट विल बी सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। हाँ, हर एक इंडिविजुअल की वजह से कितना कितना लग रहा है उसका वेक्टर समेशन होगा। क्या होगा, वेक्टर समेशन, ध्यान में रहे, वेक्टर सम। ऐसा नहीं कि बस कितना निकला ये कितना निकला सबको जोड़ दिया, वेक्टर समेशन करना है, यानी डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर और समझाता हूँ। ये तो हो गया भाई, बहुत सारे चार्जेस को दिखा दिया मैंने, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज है Q0 भाई साहब, ठीक है। अब Q1 और Q0 के बीच डिस्टेंस मान लेते हैं R01 है, Q2 और Q0 के बीच डिस्टेंस मान लेते हैं R02 है, ठीक है। अब ये Q1 ने Q0 पे फोर्स लगाया इधर F01 और इसने फोर्स लगाया इधर F02। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना वो F01 F02 के बीच में कहीं से, जैसा भी रहेगा मैग्नीट्यूड उसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के बीच में से कहीं से भी पास होगा, F नेट। अब वो F नेट होगा कितना, वेक्टर समेशन होगा F01 और F02 का। समझ में आई बात। अब F01 और F02 के बीच जो एंगल मिलेगा, जैसा डायग्राम रहेगा उसके हिसाब से वो पता लग जाएगा। अब दो वेक्टर का समेशन आपको करने बहुत अच्छे से आता है। लाइक अगर एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला याद आया कुछ, A² + B² + 2AB cos थीटा। हाँ भाई साहब, वही फार्मूला जिसको बोला जाता था इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये वही फार्मूला है और आपको याद भी होगा। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अब जहाँ पर वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, A² + B² + 2AB cos थीटा। ये दो वेक्टर के लिए हो गया। तो ऐसे अगर 3 आएंगे तो 2 2 का आप करके आप कर सकते हैं, मतलब जैसा भी रहेगा प्रॉब्लम इजी दी जाएगी, बहुत ऐसा नहीं दे दिया जाएगा आपको कि बैठ के दिन भर वही कैलकुलेट करते रहो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिनेरियो कुछ बनता है मामला। तो ये कैसे हम पॉसिबल कर पाते हैं इस चीज़ को, वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं इतना बढ़िया तरीके से। हम यही मानते हैं कि 2 बॉडी इंट्रैक्शन फोर्स, जैसे हम 2 बॉडी इंट्रैक्शन फोर्स मानेंगे तुरंत हम फोर्सेस को दिखा सकेंगे। जैसे हम फोर्सेस को दिखा पाएंगे किसी के ऊपर कितना लग रहा है, तो फिर हम उसको कैलकुलेट भी कर पाएंगे माय डियर। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय।